तो आइए विद्यार्थीगण, हम देखते हैं बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया गया है और आज हम उसका क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अति लघुत्तरीय का क्वेश्चन आंसर सब करवा दिया गया था और आज हम फर्स्ट चैप्टर का लघुत्तरीय क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ ध्यान देना है और सही तरह से समझना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है और किस जगह पर कहाँ पे है। यानी ये देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दो के प्रमुख कार्य बताएं। इसमें दो का प्रमुख कार्य बताया है और हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 को का कार्य हम सुटेबल तरीका से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यानी कि सबसे पहला मेरा है क्वेश्चन का लिखा हुआ हूँ राइबोसोम। राइबोसोम ये क्या है? बायो में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं बहुत प्रकार की होती है, अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं। और उसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि राइबोसोम क्या है। तो इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का। यानी कि हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोटीन किस में होता है, सभी प्रकार के दालों में ज़्यादातर प्रोटीन ही पाया जाता है। तो कह रहा है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है किसमें? राइबोसोम में। दूसरा है माइक्रोकॉन्ड्रिया। यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया में कुछ विशेष रूप से बताए हैं हम कि इसमें उपस्थिति कोशिका श्वसन के एंजाइम, इसमें उपस्थिति कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये नंबर में हमने माइक्रोकॉन्ड्रिया के ABC कर कुछ विस्तारित रूप से बताया हूँ। बी नंबर में क्या है मेरा कि यह ऊर्जा ATP यानी ATP का फुल फॉर्म हुआ कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जमा रहता है। ये ATP का फुल फॉर्म है विद्यार्थीगण। और तीसरा नंबर C नंबर में मैंने लिखा हूँ कि फ्रिस्टिस से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी नहीं, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली सतह क्या होता है? ये बढ़ता है। ये किसमें ये सारी चीज है? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में है। आइए उसके बाद तीसरा नंबर में है हरित लवक। क्या है? हरित लवक। यानी कि हरित लवक क्या है और यह कहाँ पाया जाता है, इसका कार्य क्या है? ये ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। यह हरित लवक जो होती है ये ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः की जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें स्टार्च, प्रोटीन, तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। किसमें? हरित लवक में। बी नंबर में लिखा हूँ क्लोरोप्लास्ट। यह फूलों और बीजों के विभिन्न रंगों में प्रदान करती है। क्लोरोप्लास्ट है जो फूलों और बीजों के विभिन्न रंगों में क्या करता है? यानी कि जो हम लोग फूल देखते हैं उसमें फूल में कई प्रकार के फूलें होती है, हर प्रकार के फूल होती है जिसकी हर प्रकार की रंग होती है। तो वो रंग परिवर्तन जो होता है फूलों का वो हमारा क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। फिर है क्लोरोप्लास्ट। अब है क्लोरोप्लास्ट यानी कि यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है विद्यार्थीगण? याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये पत्तियों में। अब उसके बाद है गुणसूत्र के कार्य। गुणसूत्र का क्या कार्य है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके भी हैं कि हमारे मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है और 23 जोड़े होती है जिसमें एक सौर वाई पाया जाता है। दो आकार का होता है जिसमें गुणसूत्र होते हैं जिसका कार्य क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत का मतलब कि वंशज को बढ़ाना की सूचना को प्रेषित करता है। अब 5वां नंबर में बताया हूँ विद्यार्थीगण की उपकरण के कार्य क्या है। उपकरण के कार्य ER संश्लेषित पदार्थ का संचयन तथा पैक कर कोशिका के बाहर, पैक का मतलब बंद होता है,
पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? भोजन पाया जाता है। फिर मैंने बी नंबर में लिखा हूं कि कोशिका का मुख्यतः श्रवण अंगक होता है। श्रवण का मतलब श्राव होना इसका अंग होता है। सी नंबर में लाइसोसोम एवं पैरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है लाइसोसोम और पैरोक्सीसोम में। डी नंबर में लिखा हुआ कि पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लांट बनाने में सहायक होती है। ये हमारा हुआ फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। थोड़ा पूछा 2 का है, मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया ताकि विद्यार्थी को कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। सिर्फ जो चीज़ पूछा उसी के बारे में विद्यार्थी लिखता है, लेकिन अगर उससे कुछ ज़्यादा जान लिया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, फ़ायदे होता है। इसलिए मैंने कुछ बढ़ा दिया हूँ कि ताकि इसको अच्छे तरह से जानकारी हो जाए। इसे नोट कर लिया जाए। तो आइए हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि किस प्रकार की कोशिका को प्रीक्रियोटिक कोशिका कहा जाता है? किस प्रकार की कोशिका को प्रीक्रियोटिक कोशिका कहा जाता है, ये मेरा है दूसरा क्वेश्चन। यानी कि प्रीक्रियोटिक कोशिका प्रकार की कोशिका में नाभिक नहीं होती है। 2 बार लिखा गया है, नहीं होती है। वह नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। ये हमको संपर्क होता है, सीधा संपर्क होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। यह हमारा हुआ कि किस प्रकार की कोशिका को प्रीक्रियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो क्या है उत्तर में इसका? प्रीक्रियोटिक प्रकार की कोशिका में नाभिक नहीं होती है। वह नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है, उसे प्रीक्रियोटिक कोशिका कहा जाता है। ये हमारा दूसरा का क्वेश्चन आंसर हुआ। आइए तीसरा नंबर में कह रहा है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा हो पादप कोशिका और यहाँ पे जंतु कोशिका, यानी प्राणी को ही हम क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। तो पहला नंबर में है कि सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है किसमें? पादप कोशिका में। दूसरा मेरा है कि लवक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है? लवक क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तीसरा है कि रिक्तियाँ इसमें बड़ी होती है। ये हुआ दूसरा। तीसरा हुआ रिक्तियाँ इसमें बड़ी होती है। और चौथा मेरा है कि सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं होता है। किसमें? पादप कोशिका में। और 5वां नंबर है, कह रहा है 5वां नंबर कि गोल्जी उपकरण में डिकैरियोटिसोम के रूप में होता है। गोल्जी उपकरण में क्या है? डिकैरियोटिक के रूप में होता है। प्राय 6ठा में है कि प्राय आकार में यह क्या होती है? बड़ा होता है। आकार में ये बड़ा होता है। आइए दूसरे का प्राणी जंतु में बात करते हैं। यह क्या होती है कि कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति नहीं होता है। और दूसरा में इसमें लवक भी नहीं होते हैं। और इसमें क्या होता है? लवक पाए जाते हैं। इसमें है, इसमें नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं सर? नहीं होते हैं। तीसरा नंबर, रिक्तियाँ नहीं होती है या बहुत सी छोटी होती है। रिक्तियाँ नहीं होती है या बहुत सी क्या होती है? छोटी होती है। तो आइए अगला देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में क्या है कि सेंट्रोसोम होते हैं। यानी कि इसमें क्या था? सेंट्रोसोम नहीं होते हैं और इसमें सेंट्रोसोम होते हैं। और 5वां नंबर में हमारा है कि गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होते हैं। गोल्जी उपकरण क्या होते हैं? पूर्ण विकसित होते हैं। और इसमें क्या था? गोल्जी उपकरण डिकैरियोटिक सोम में होता है। इसमें 6ठा है कि अपेक्षा के आकार में छोटी होती है। यह जंतु क्या होता है? अपेक्षा के आकार में
छोटी होती है। चलिए इसे भी नोट कर दिया जाए, आगे आते हैं। तो देखिए हम आ रहे हैं चौथा क्वेश्चन पर आ गए हैं। तीसरा हो चुका है, चौथा क्वेश्चन मेरा क्या है? चौथा क्वेश्चन मेरा है कि यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है क्या चीज कि यदि अगर गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जाहिर सी बातें हैं कि अगर शरीर में किसी प्रकार की कोई विटामिन कमी होती है तो शरीर पर डिफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसके आधार पर दूसरा चीज़ पूछ दिया कि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर क्या आधार पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है, इसका उत्तर में दिया है कि यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण न हो तो अंतःद्रवी जालिका में बने पदार्थ, क्या है, अंतर्जालिका में बने पदार्थ का कोशिका के अंदर या बाहर, कोशिका के अंदर या बाहर, हर कोशिका के बीच में एक केंद्र होती है, या तो बड़ा हो या तो छोटा हो। तो यानी अंदर या बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो, स्थानांतरण क्या हो, बंद हो जाएगा। जब मेरा कहने का यह मतलब है, इसका आंसर में लिखे हैं कि यदि कोशिका में गोल्जिकाएं न हो तो इसका अंतःद्रवी जालिका में बने पदार्थ जो होती है, जो कोशिका के ऊपर जो जालिका बनता है जिसमें बने पदार्थ को करा कोशिका के अंदर या बाहर भागों के स्थानांतरण बंद हो जाएगा और उसके पश्चात लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। ये हमारा कह रहा है कि जब गोल्जी उपकरण न होगा तो जिसमें बहुत से एंजाइम हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, इन कोशिकाओं के जीवन को कम हो जाएगा। क्या होगा? कह रहा है कि अगर लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, सर लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत से एंजाइम जो होगा ना सर जी, हार्मोन का निर्माण इसमें नहीं हो पाएगा और इनमें कोशिका जीवन कम जाएगा। ये हमारा हुआ, किसका आंसर हुआ? ये हमारा हुआ गोल्जी उपकरण का। आइए छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर मेरा क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंगक को, अंगक मतलब उसका भाग हुआ, ये अंगक का मतलब भाग होता है, कि बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं बिजली घर। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं बिजली घर के बारे में। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि बिजली हमारा एक उपकरण है, एक विद्युत उपकरण है बिजली की बात करें तो। लेकिन यहाँ सवाल है, विद्यार्थी सोचता होगा कि सर कोशिका में बिजली घर की कैसी बात करता है। हर चीज़ बताते हैं। कभी कभी इंसान को क्या होता है कि कोई कार्य करते वक्त में कभी जीभ से उसको झटकी होती है, या तो मान लेते हैं कि दर्द होना या पेट पिराना, एक बार माइंड दर्द मतलब अजीब तरह से माइंड टनसीना करना, मतलब ये सारा सिस्टम जो होती है ना वो एक प्रकार का शॉर्ट होता है, एक प्रकार का बिजली का शॉर्ट होता है जो लगता है कि अजीब सी हमको करंट लगा कभी कभी। तो वही चीज़ इसमें करा कि जब कोशिका किस अंग को करा है कि कोशिका जो किस भाग को, शरीर के किस भाग को बिजली कहते हैं और क्यों कहते हैं। आइए तो इसमें क्लियर कर लेते हैं आंसर में कि क्या है। करें माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण में ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण में से ऊर्जा मुक्त होती है। ये हम लोग भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से कणिका मुक्त होती है, पर यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसे कोशिका ऊर्जा संयंत्रण कहते हैं। संयंत्रण का मतलब हुआ कि एकत्रित, यानी कोशिका ऊर्जा संयंत्रण कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। समझे सर? क्या हुआ? मतलब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। चलिए आइए छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन बोला है कि एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं एंडोसाइटोसिस। कह रहा है कि कुछ एक कोशिकीय, हम लोग ने पढ़ाए हैं चैप्टर में कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। उसमें डिफिनेशन में मैं लिखा चुका हूँ पहले भी
कि एक कोशिका उसे कहते हैं जो एक कोशिकाएं से बनी होती है उसे कोशिकीय कहते हैं, और जो बहुत सी कोशिकाएं से बना तो उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो आइए यहाँ पे उसी की थोड़ा सा उसमें टॉपिक की चर्चा इसमें किया गया है कि कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन, कोशिका का रस क्या है, लचीलापन कोशिका को रस योग बनाता है। योग रस योग बनाने का मतलब हुआ कि उसका यह साथ देता है अपनी बाहरी वातावरण में, क्या है, अपनी बाहरी वातावरण में ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ। तो विद्यार्थीगण आइए हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन से। 7वां नंबर क्वेश्चन में लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्यों को लिखे। तो लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अवर्णिक लवक जिसका दूसरा नाम ल्यूकोप्लास्ट होता है, फिर दूसरा वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट जिसका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले झिल्ली छिद्र का क्या कार्य है। तो मैंने लिखा हूं कि केंद्रक झिल्ली या केंद्रक फलों में कलों में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच का आदान प्रदान होता है। यह हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि जीन को अनुवांशिकी इकाई क्यों कहा जाता है। जीन को अनुवांशिकी इकाई क्यों कहा जाता है। तो जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इनको अनुवांशिकी गुण कहा जाता है। जीन क्या होता है, जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इन्हें हम पैतृक अनुवांशिकी गुण कहा जाता है। विसरण प्रसरण में अंतर क्या है। तो मैंने लिखा विसरण यह क्रिया प्राय पदार्थ की 3 अवस्थाएं जैसे ठोस द्रव गैस, हमने पदार्थ को पढ़ा है कि 3 अवस्थाएं पाया जाता है। दूसरा नंबर में कि इसमें अर्धपरागम झिल्ली होना आवश्यक नहीं होता है। प्रसरण में मैंने लिखा है कि यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होती है। और दूसरा में कि इसमें 2 भिन्न सांद्रण घोल के माध्यम से अर्धपरागम झिल्ली होना आवश्यक है। आइए लास्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन मैंने किया हूं कि जीव में पदार्थ के परिवहन का क्या आवश्यकता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जीवों में उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोत के शरीर के प्रयोग कोशिका तक पहुँचने तथा अनुवांशिक अनुपयोग या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुँचने की क्रिया को पदार्थ के परिवहन कहते हैं। तो विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन हमारा आज यहाँ तक हुआ। आज हम यहाँ के बाद क्वेश्चन समाप्त करते हैं और बाकी क्वेश्चन को हम अगले दिन देखेंगे।